कमी आई है तो उसको ठीक ठाक कैसे किया जाए, ये पहली आवश्यकता मुझे लगती है। दूसरा, आज की जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं, अवस्थाएं हैं, उसके अनुकूल हम किस प्रकार से इवोल्यूशन करें, आई डोंट से रिवॉल्यूशन, हम कैसे इवॉल्व करें। हमें कायाकल्प करने की जरूरत होती है, हमें आत्मा को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, शरीर में बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। शिक्षा में भी समयानुकूल कायाकल्प निरंतर होते रहना चाहिए। अगर समयानुकूल निरंतर कायाकल्प नहीं होता है तो भीतर की आत्मा भी कभी न कभी अपना प्रभाव छोड़ देगी, और तब जाकर के शायद दोनों निकम्मे हो जाएंगे। और इसलिए वर्तमान में जो भी गिवन सिचुएशन है, जो भी आवश्यकताएं हैं, उसको और अधिक शार्पन कैसे किया जाए, और अधिक तेज कैसे किया जाए, क्या हमारी शिक्षा के माध्यम से हम इन बातों को कर सकते हैं। और कोई समाज बीते हुए कल के भरोसे जी नहीं सकता है। कोई भी समाज वर्तमान के अंदर अपने ही काल का सुख का सोच करके समाज का भला नहीं कर सकता है। हम तो उस परंपरा के संतान हैं जो बीते हुई कल के अधिष्ठान पर खड़ा होना चाहते हैं, वर्तमान में और अधिक सक्षम बनना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्य आने वाले कल पर रखना पड़ता है। और इसलिए आने वाली जनरेशन को हम क्या दे सकते हैं, अगर इन तीन चीजों को कल, आज और कल को लेकर के हम शिक्षा को कसौटी पर उतारें, तो उस क्षमता को लेकर के हम चल पा रहे हैं कि नहीं, उस पर हमने अगर बल दिया तो मैं मानता हूं कि हम शायद कुछ नया देने के लिए सामर्थ्यवान हो जाएंगे। कभी कभी सोचना होगा। मुझे दादा धर्माधिकारी जी के एक घटना का स्मरण आता है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, दादा धर्माधिकारी जी महात्मा गांधी के विचारों को अब तक जीने का जो भरसक प्रयास करने वाले एक मनीषी थे। और मैं तो शिक्षा क्षेत्र के मित्रों को कहूंगा कि शायद गांधी तक पहुंचने में सामर्थ्य न हो तो दादा धर्माधिकारी जी हमें उस दरवाजे तक तो ले जाने का सामर्थ्य रखते हैं। जरूर कोशिश कीजिए, कभी मौका मिले दादा धर्माधिकारी जी को पढ़ने का आग्रह कीजिए। उनके जीवन का एक प्रसंग है। वो एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे और एक नौजवान ट्रेन में उनके साथ सफर करने पैसेंजर के नाते बैठा था। उन्होंने उत्सुकतावश उससे बातचीत करने का प्रयास किया तो वो छोटे शहर को छोड़ करके बड़े शहर की ओर जा रहा था। उन्होंने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोले, इंटरव्यू देने जा रहा हूँ नौकरी के लिए। उन्होंने पूछा, पहले भी इंटरव्यू दिए होंगे? हाँ। बोले, बहुत इंटरव्यू दिए। बोले, नौकरी नहीं मिली? बोले, नौकरी। तो बोले, आपको क्या आता है, आप क्या जानते हैं? बोले, कहा, सर मैं ग्रेजुएट हूँ। हाँ। उन्होंने कहा, ग्रेजुएट हो, लेकिन तुम्हें कपड़े धोना आता है? नहीं। बोले, वो नहीं आता है। मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, खाना पकाना आता है? अरे मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, कपड़े सिलाई करना आता है? अरे मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, टाइपिंग करना आता है? अरे मैं ग्रेजुएट हूँ। दादा धर्माधिकारी जी ने उसको 20 सवाल पूछे। हर बार उसका एक जवाब था, मैं ग्रेजुएट हूँ। वो ग्रेजुएट था जिसको कुछ नहीं आता था जीवन का। एक छोटी सी कथा ने दादा धर्माधिकारी जी के सारे शिक्षा जगत को ललकारा है कि वो सर्टिफिकेटों के ढेर के नीचे दबता चला जा रहा है, डिग्रियों के बोझ के नीचे दबता चला जा रहा है। उसके भीतर का इंसान कैसे उभरे, उसके भीतर का इंसान कैसे प्रकट हो, उस भीतर के इंसान को बाहर लाने वाली शिक्षा समय की मांग है। मक्खन पर लकीर करने वाले बच्चे पैदा करके क्या करेंगे? हमें उन बच्चों की जरूरत है जो पत्थर पर लकीर करने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर ये सामर्थ्य देने का सामर्थ्य शिक्षा में नहीं है तो हम असमर्थता की अनुभूति करते हैं, और तब जाकर के
बदलाव की आवश्यकता महसूस होती। उसी प्रकार से कभी-कभी मैं सोचता हूं, आज पूरा विश्व एक संकट से गुजर रहा है और एक प्रोफेशनलिज्म सेक्टर से नया शुरू हुआ है, काफी धनी लोगों को खर्च करने के लिए एक अच्छी जगह भी बन गया है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। सारे विश्व को एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा संकट है और उनको लगता है कि बच्चे आत्महत्या करेंगे, परिवार में आत्महत्या हो जाएगी, ये कैसे घर में तूफान मचाएगा। क्या कभी हमने शिक्षा शास्त्रियों ने इन 50 साल में हमारी जो महान परंपराएं थी, योगा हो, प्राणायाम हो, उसको दुनिया जिस भाषा में समझे उसी फ्रेम में उसको थोड़ा रिराइट करके दुनिया के सामने ले जाते हैं, तो आज विश्व को देने के सामर्थ्य में हम आगे होते या नहीं होते। इसका मतलब हमारे पास जो है वो हमें तो बड़ा सरल लगता होगा, लेकिन दुनिया जिस भाषा में समझे उसमें देना पड़ेगा और विश्व की भलाई के लिए देना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं देते हैं तो हमारा तो निकम्मा हो जा रहा है और विश्व को संकट बढ़ता चला जा रहा है। भारत जैसे देश का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हम विश्व को संकटों से उगारने के लिए वो रास्ते दिखाएं। एनवायरनमेंट की इतनी बड़ी समस्या है, कोई मुझे कहे क्या हमारे पास रास्ते नहीं हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं रखा है हमारे पास? सिर्फ वेद का अध्ययन कीजिए, मुझे वेद का अध्ययन कीजिए, सारे विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के सारे रास्ते 5000 साल पर हमारे पूर्वज लिख के गए हैं। क्या हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ दुनिया लड़ रही है, उसको रास्ता खोजने के लिए हमारे अपने ज्ञान को आधुनिक शिक्षा के माध्यम से जगत तक पहुंचा सकते हैं? आज पूरे विश्व में क्या कभी किसी ने कल्पना की होगी? दुनिया में कोई ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार मानती हो? आप सोचिए, शायद मेरे ध्यान में तो नहीं आई है, हो सकता है आप लोग ज्यादा पढ़ते लिखे तो आपके ध्यान में आई हो, और मेरी गलती हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन अब तक मेरे ध्यान में नहीं आई है कि विश्व में कोई ऐसी शिक्षा और संस्कार की व्यवस्था नहीं है कि जो पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हो। हम ही लोग एक ऐसे हैं जिन्होंने प्रकृति के साथ संवाद का ही जीवन जीने का रास्ता सिखाया, प्रकृति से संघर्ष का नहीं सिखाया। विश्व को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो प्रकृति से संवाद, प्रकृति से प्रेम, ये सीखना पड़ेगा। गांधी को कपड़ों से देख करके दुनिया के लोगों को शायद वो आउटडेटेड लगे होंगे, लेकिन उनके एक एक शब्द को देखिए, गांधी के जीवन को देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के सारे आंसर मिल जाएंगे। इतनी बड़ी विरासत हमारे पास है, इस विरासत को हम लेके कैसे जाएं? हम ही लोग हैं। हमारी यहाँ माँ बच्चे को सहज रूप में पढ़ाती है और वो विजडम वाला लेवल है, इन्फॉर्मेशन वाला नहीं, ज्ञान वाला नहीं, विजडम, और उससे भी आगे हम तो विधा वाले लोग हैं। विजडम से भी ऊपर एक हमारा है, विधा का स्तर है। और माँ बच्चे को कहती है, देखो बेटे, ये चांदा है ना, ये तेरा मामा है, ये सूरज है, तेरा दादा है। पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार के रूप में सहज शिक्षा देना, गंगा को माँ कहना, नदी को माँ कहना, वृक्ष को परमात्मा कहना, किस प्रकार से इन्होंने एक व्यवस्था विकसित की थी। कभी कभी हम लोग कोई हेरिटेज बिल्डिंग हो और उसको कोई खरोच आ गई हो तो 8-8 दिन तक डिबेट चलता है मीडिया में कि वो वहां किला था, उस किले की ईंट गिर गई, सरकार क्या कर रही है? एक दीवार, वो हेरिटेज थी, इतने साल पुरानी थी, उस महापुरुष ने बनाई थी। जो लोग ये करते हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूं,
लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा, ज्ञान का भंडार जिस भाषा में पड़ा है संस्कृत, क्या वो एक हेरिटेज नहीं है? उसकी रक्षा के लिए कोई प्रयास हुआ पिछले 50-60 साल में? और अगर आज मेरे जैसा करने जाएगा तो पूरा सेक्युलरिज्म हिल जाएगा, खतरा खड़ा हो जाएगा। मोदी सेक्युलरिज्म के लिए खतरा है, क्योंकि वो संस्कृत को बढ़ावा दे रहा है। एक हेरिटेज बिल्डिंग के लिए तो सारी दुनिया रोने लगती है, लेकिन इतनी बड़ी विरासत खत्म हो रही है जिसमें ज्ञान के भंडार पड़े हैं, क्यों न हम उसको प्रायोरिटी दें, क्यों न उसको सहजता से स्वीकार करें। मित्रों, शिक्षा के लिए सारी चीजें आवश्यक हैं, और अगर विश्वास के साथ इन चीजों को करते हैं, परिवर्तन आता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, आमतौर पर उद्योगकार रिस्क लेने की ताकत बहुत रखता है, शेयर बाजार वाले तो और ज्यादा रखते हैं। लेकिन लगता कभी ऐसा है कि शिक्षा में जरा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, उसको चिंता रहती है। किसी वैदराज को आप मोलो भेजे, उसकी पत्नी सब्जी लेके आओ, तो वैदराज सब्जी लेके नहीं आ सकता है। जब वो सब्जी खरीदने जाता है तो उसको पूरा शास्त्र याद आता है कि आलू लूंगा तो ये डिसीज होगा, बैंगन लूंगा तो ये डिसीज हो जाएगा, भिंडी लूंगा तो ये डिसीज हो जाएगा, और फिर वो नीम के पत्ते लेकर के वापस आ जाता है। तो शिक्षा क्षेत्र के लिए रिस्क लेना थोड़ा कम होता है। लेकिन कभी सोचिए दोस्तों, कोई मां चाहती है उसके बेटे को इंजरी हो, कोई मां चाहती है? मां खुद इंजरी झेलने को तैयार होगी, लेकिन अपने संतान को इंजरी हो कभी नहीं चाहती। मां अपने बेटे को पहले ट्राइसिकल सिखाती है। ट्राइसिकल में सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, गति है, सब है ना। लेकिन कोई मां चाहती है कि मेरा बेटा जिंदगी ट्राइसिकल पे गुजारे? वो कहती है बस बेटे अब 7 साल के हो गए, चलिए 2 व्हीलर की कोशिश करो। गिरेगा तो भी कहेगी नहीं, 2 व्हीलर पे बैठो, साइकिल चलाओ जरा, चोट आएगी, गिरेगा, फिर भी मां कहती है नो, ट्राइसिकल नहीं, अब 2 व्हीलर पकड़ो। अगर एक मां इतना साहस दिखाती हो, मेरे भाइयों, शिक्षा को साहस दिखाना चाहिए। क्योंकि मां को मालूम है कि जीवन जीने के लिए उसको सिखाना जरूरी है। उसको सिर्फ एक सुरक्षित माहौल में ही रखना, ठीक है गति है यार, चलता रहेगा, तेरी जिंदगी कट जाएगी, इसलिए तुम ट्राइसिकल गुजारते रहो, कोई मां नहीं चाहती। मां चाहती है कि जल्द से जल्द बेटा ट्राइसिकल छोड़ करके 2 व्हील वाली साइकिल चलाना शुरू कर दे। ये मां की इच्छा रहती है। शिक्षा क्षेत्र का ये मिजाज होना चाहिए कि कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उससे बाहर कैसे निकले। सिर्फ कंप्यूटर को कह दिया गया कि भाई इतनी स्पीड से चलती है, डिग्री चलती है, और कंप्यूटर कह देगा हाँ ट्राइसिकल चल सकती है, और इसलिए हम चला लें, नहीं होता है। जिंदगी के जवाब कंप्यूटर नहीं दे सकता है, सॉफ्टवेयर जिंदगी के जवाब नहीं दे सकता है। दोस्तों, जिंदगी का जवाब जज्बा देता है, वो जज्बा होना चाहिए, और इसलिए उस जज्बे को लेकर के चलते हैं, तब जाकर के जीवन को बदला जा सकता है। मुझे विश्वास है मित्रों कि हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं, हमारे पास बहुत कुछ था मित्रों। ये नालंदा, तक्षशिला, किस प्रकार से हम इवॉल्व हुए हैं, गुरुकुल परंपरा से लेकर के यूनिवर्सिटी तक जो हमने व्यवस्थाएं खड़ी है। लेकिन आमतौर पर होता क्या है, आज भी मैं देख रहा हूं कि जो रैंकिंग मिल रहे हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज, बेस्ट कॉलेजेस, उसके पैरामीटर कभी कभी मैं देखता हूं तो हैरान हो जाता हूं। ज्यादातर कितने धन से कैसा परिसर बना है, ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया उसका, कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर उस दिशा में देखो तो मेरी गुजरात विद्यापीठ की तरफ कोई देखेगा ही